मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। अभी तक हमने कई चैप्टर का अध्ययन कर लिया है और उन सब के बारे में जाना है। पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने जाना कि मार्क्स और मार्क्सवाद क्या है और वो किस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और क्या समाज को देना चाहते हैं। आज हम सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार का निर्माण कैसे किया जाता है, सरकार के अंग कितने हैं, सरकार क्या होती है, कैसे वो अपने कार्यों का संचालन करती है, कैसे वह अपने कार्यों का निर्माण करती है और क्रियान्वयन करती है। सरकार एक ऐसी निरंकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता है। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा अभिव्यक्ति होती है तथा उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। एक तरीके से गार्नर के शब्दों में राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन तथा शासन विभाग इन 2 अंगों में विभाजित किया गया। कुछ ने 5 या 6 अंगों में विभाजित करने का प्रयत्न किया, परंतु सामान्यतः धारणा ये है कि मुख्यतः सरकार के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका इन बने हुए कानूनों को कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है तथा जो तीसरा सरकार का अंग है न्यायपालिका, उसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया जाता है उनके आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या व रक्षा करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि सरकार के मूलतः 3 अंग होते हैं और तीनों के ही जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का जो है मिला जुला सा रूप है कि एक के द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरे के द्वारा निरूपित किए जाते हैं और तीसरे के द्वारा उनका न्याय प्रदान किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। सबसे पहला जो अंग है सरकार का वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका सरकार के तीनों ही अंगों का द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में व्यवस्थापन विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है और उन दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापन के द्वारा ही किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के दूसरे 2 अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त करता है या स्थिति रखता है। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप पर निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के कोई विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतंत्रात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होते हैं। इसमें भी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में इसके कार्य अलग अलग होते हैं। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है। मुख्यतः व्यवस्थापिका या व्यवस्थापन के जो कार्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कानून निर्माण संबंधी कार्य। यह विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन्हें बनाता है, उन पर वाद विवाद करता है और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन और उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से कुछ अलग और भिन्न है। विचार विमर्श का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधित्व के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जाता है।
व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जा सकता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण का जो काम है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं दिया जा सकता। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहितकारी कार्यों पर किस प्रकार से खर्च किया जाए। प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। कई बार ये सीधे तौर से भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। संसदीय शासन में यह प्रक्रिया कुछ और ही होती है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों के द्वारा रखा जाता है। अविश्वास अंतिम रूप में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदमुक्त भी कर सकती है। अध्यक्षात्मक शासन में, जैसा कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में भी, व्यवस्थापिका प्रशासन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों और नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, की स्वीकृति आवश्यक होती है। सीनेट के द्वारा जांच समितियां नियुक्त करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जाती है। अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करती है। न्याय संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका द्वारा न्याय संबंधी कार्य भी करती है। जैसे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने में भी अभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार से यह न्याय संबंधी कुछ कार्य भी करती है। निर्वाचन संबंधी कार्यों को भी बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वहित किया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। समितियों और आयोगों की नियुक्ति भी व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति भी व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जाता है। कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण का ही एकमात्र कार्य नहीं करती, वरन वह अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली कार्य करती है। व्यवस्थापिका का जो संगठन है वो द्विसदनात्मक ज़्यादातर होता है। दो रूपों में इसको देखा जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एकात्मक व्यवस्थापिका थी, लेकिन अब अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता महसूस की गई और अब जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में विद्यमान है ज़्यादातर देशों के अंदर। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका बहुत कुछ ऐसे कार्य करती है और कार्यों का संचालन करती है, विधि का निर्माण करती है, विचार विमर्श का कार्य करती है, नियंत्रण का कार्य करती है। यह निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी सहयोग प्रदान करती है। गवर्नर ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने वाला अंग ही नहीं है, प्रत्युत साथ ही साथ वह अन्य विभिन्न कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन संबंधी, न्यायिक, निर्देशक व कार्यपालिका संबंधी। तो व्यवस्थापिका एक अति महत्वपूर्ण अंग है जो सरकार में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।